हेलो बच्चों। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्फोलॉजी। और ये जो सीरीज है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बड़ा इत्मीनान से धीरे धीरे समझ के सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे 1-2 साल तैयारी कर रह चुके हैं, हो सकता है उनको स्लो लगे, लेकिन हम ये नए बच्चों के ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग का नाम था, आज चैप्टर का नाम है मार्फोलॉजी। क्या होता है भाई मार्फोलॉजी, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं भाई? तुमने थैलोफाइट सुने थे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कहते थे फ्लावरिंग प्लांट्स को। और हम तुम्हें बताएं, अगर तुमने फ्लावरिंग प्लांट्स को देखा हो तो कई बार हमने ऐसे पौधे देखे हैं, जैसे तुमने कद्दू का पौधा देखा हो, धनिया पुदीना का पौधा देखा हो सकता है उनका स्टेम काफी डेलिकेट हो, ऐसे जमीन पे रेंग रहा हो, है ना। लेकिन हमने देखा नीचे की तरफ हो सकता है जड़ें निकली हो, रूट्स निकली हो, और हो सकता है ऊपर की तरफ ऐसे लीव्स निकले हो, ऐसे लीव्स निकले हो, ऐसे लीव्स निकले हो ना। कई बार हमने ऐसा देखा है कि तुमने अगर नींबू का पौधा देखा हो, मान लो ये है, हो सकता है उसमें अंडरग्राउंड रूट्स हो, लेकिन ऊपर की तरफ क्या होता है, निकलते ही तमाम सारी ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है। बुशी प्लांट का नाम सुना? हम ये थोड़ी कह रहे कि इन पे लीफ नहीं हो सकती, हो सकता है यहां ऐसे पत्तियां हो, ऐसे एक आध बना दी, ऐसे पूरे प्लांट बना सकते थे, ठीक है ना। और अगर तुमने कभी किसी हायर प्लांट को देखा, नीम का पौधा देखा है क्या, तो तुम देखोगे कि जमीन के अंदर मोटी सी जड़ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें क्या लगेगा कि हवा में मोटा सा ऐसे स्टेम होता है, ट्रंक होता है। अलग बात है कि इस ट्रंक पे तमाम ब्रांचेज भी मिलेंगी, इस ट्रंक पे कहीं ना कहीं हो सकता है लीव्स भी लगी हों, और हो सकता है कहीं ना कहीं फ्लावर और फ्रूट भी लगे हो। तो कहना हम ये चाहते हैं कि ये है सब एंजियोस्पर्म। शकल सूरत पूरी तरह अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, मतलब बाहरी संरचना अलग अलग है। और इसी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम लोग मार्फोलॉजी कहते हैं। दो दो शब्द लिखते चलेंगे तो ठीक रहेगा, हमें लगता है ना। तो मार्फोलॉजी किसको कहते हैं? मार्फोलॉजी मींस होता है, देखो अच्छा, और हमें बताना ब्लैक पेन से दिख रहा कि नहीं दिख रहा। मार्फोलॉजी माने हुआ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कह दें और चाहे कह दें स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक ही बात, स्टडी ऑफ। हाँ, अलग बात हमने कहा कि जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनकी मार्फोलॉजी में अंतर है, सो लार्ज वेरिएशन इन मार्फोलॉजी, है ना। जो हर्बेसस प्लांट हैं वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जो वुसी प्लांट हैं श्रव वो अलग प्रकार के होते हैं, ट्री अलग प्रकार के होते हैं। तो इनकी मार्फोलॉजी में खूब वेरिएशन देखने को मिलता है। बट इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे, दे ऑल आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। मार्फोलॉजी भले सबकी अलग अलग है, बावजूद इसके सभी एंजियोस्पर्म में क्या क्या होता है? रूट होती है, और क्या होता है भाई? सभी में स्टेम भी होता है, और क्या होता है सभी में? हम तुम्हें कहेंगे कि नोड, इंटरनोड, फ्लावर, और ये जानते हैं फ्लावर सी बदल जाते हैं किसमें? फ्रूट्स में, है कि नहीं। और सभी में लीव्स भी होती हैं, लेकिन लीव्स पहले लिख देते तो ठीक रहता, इस तरह से। तो चाहे उनकी मार्फोलॉजी में कितना बड़ा वेरिएशन क्यों ना हो, बताते हैं इसके बावजूद भी सभी जो होते हैं पौधे, उन वो एंजियोस्पर्म, उनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स पाए जाते हैं। अब हम तो बताएं
तो ये है प्लांट। पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एंजियोस्पर्म उसका ऐसा करते हैं जितना अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे का पार्ट, इसको कह देते हैं रूट सिस्टम। क्या कह देते हैं इसको? इसको तो कह देते हैं रूट सिस्टम। इसको कहते हैं रूट सिस्टम। कह दो रूट सिस्टम कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट को, जितना अंडरग्राउंड पार्ट, जमीन के अंदर पार्ट, उसको कहते हैं रूट सिस्टम। अब इसमें को तुम कह सकते हो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, यानी कि रूट्स और उसकी लेटरल ब्रांचेज आती है। इसी प्रकार किसी भी एंजियोस्पर्म का जितना पोर्शन एबव द ग्राउंड है ना, उसको हम लोग कह दिया करते हैं सेकेंड पार्ट, अर्थात शूट सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? शूट सिस्टम। कौन आएगा शूट सिस्टम में भाई, बताओ तो एक बार। आता है पार्ट एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर का जो पोर्शन है वो सब कहलाएगा। समझ पाए हो तो हमें चलते चलते बताना। अच्छा कि जैसे हम पूछे हैं इसमें कौन कौन आएगा, तो तुम कह सकते हो इसमें स्टेम आएगा, तुम कह सकते हो इसमें लीव्स आएंगी, तुम कह सकते हो इसमें फ्लावर्स आएंगे, तुम कह सकते हो इसमें भाई फ्लावर ही फ्रूट बदल जाते हैं, फ्रूट्स आएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाएंगी? शूट सिस्टम। तो अभी हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मार्फोलॉजी किसे कहते हैं। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम समझ गए कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मार्फोलॉजी कहते हैं। मार्फोलॉजिकली सारे एंजियोस्पर्म आपस में वेरिएशन दर्शा सकते हैं, बावजूद इसके सभी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जितना जमीन के अंदर का पोर्शन है उसको हम लोग रूट सिस्टम और जमीन के ऊपर के पोर्शन को शूट सिस्टम कह देते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अभी आते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं रूट सिस्टम क्या होता है। देखो भाई रूट सिस्टम क्या होता है। रूट, ठीक। और तुम जैसा कि जानते होगे, मान लो ये जमीन है, इसके अंदर हमने किसी का बीज डाला, मान लो हमने चने का बीज डाला, तो क्या होगा? सीड जर्मिनेशन होगा। और सीड जर्मिनेशन होगा तो सीड के अंदर से वही निकलेगा, सीड का प्लांट का बच्चा निकलेगा। प्लांट के बच्चे के वही बॉडी पार्ट होते हैं जो हमारे होते हैं, क्या? रूट, स्टेम, लीफ। तो जब कभी हम तुम्हें डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ऐसे समझो ये है एम्ब्रियो का एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहां पर एक होती नोड, यहीं से लगी होती एम्ब्रियोनल लीव्स अर्थात कॉटलीडन। और इस कॉटलीडन के जहां पर अटैच होते हैं उसके ऊपर के पोर्शन को इपिकोटाइल, नीचे के पोर्शन को हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल अंत में डिवाइडिंग सेल का मास होता है और इसको डिवाइडिंग सेल के मास को कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। ऐसे ऊपर भी डिवाइडिंग सेल का मास होता है, इसको अभी नाम जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल। अब जब रेडिकल की सेल में डिवीजन होता है तो जाके आगे एडल्ट प्लांट की रूट बनती है। और हम तुम्हें बताएंगे जो इस रूट, इस रेडिकल से रूट बनती है वो मोटी होती है, ऐसे हिंदी में तो कहते हैं मूसलाधार, ऐसे ऊपर मोटी नीचे को सक्रिय होती चली जाती है, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। पहले नंबर पे बनी जो डायरेक्ट रेडिकल से बनी। कभी कभी क्या होता है, इस प्राइमरी रूट के ऊपर भी ब्रांचेज निकल आई, ऐसे मान लो हम जानबूझ के थोड़ी मोटी मोटी बना रहे जिससे स्पष्ट दिखाई दे।
गिनती की बात करो तो ये बाद में निकली है, पहले ये बनी बाद में ये बनी, तो इनको कहते हैं सेकेंडरी रूट। लेकिन ये मुख्य जड़ है उसके दाएं बाएं निकली, तो इनको फर्स्ट ऑर्डर की लेटरल रूट्स भी कह सकते हो। राइट और लेफ्ट को लेटरल कहते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर की लेटरल रूट या सेकेंडरी रूट। कभी कभी इनके ऊपर ब्रांचेज निकल आएंगी, और अगर इनके भी ऊपर ब्रांचेज निकल आई तो वो कहलाएंगी सेकेंड ऑर्डर की लेटरल रूट, और गिनती दें तो टर्सरी रूट। तो इस तरह से जो डाइकॉट होते हैं उनमें इसी प्राइमरी रूट अलोंग विद ऑल इट्स लेटरल ब्रांचेज को मिला के जो कुछ बनता है उसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो शुरू करें, इससे पहले हमें दो चार बातें बताओ रूट के बारे में। कि पहला पॉइंट ये बताओ, रूट जो होती है वो है क्या बेसिकली? रूट किसी पौधे का जमीन के अंदर जाने वाला पार्ट है कि जमीन को ऊपर उठने वाला? तो तुम कहोगे रूट जो होती है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस है। डिसेंड करने वाला, अवरोहण करने वाला, नीचे जाने वाला पार्ट होता है। बात समझ में ना? यूजुअली जो होती है रूट, यूजुअली इट इज नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन पार्ट होती है। यूजुअली इसलिए लिखा है कि अगर तुमने दीपावली के टाइम सिंगाड़ा खाया हो जिसको ट्रापा कहते हैं, है ना, वाटरनट, तो हम तुम्हें बताएं उसकी जड़ें ग्रीन कलर की होती है। तो इस तरह से हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि ज्यादातर पौधों की जड़ें नॉन ग्रीन कलरलेस ही होती है ना, यूजुअली नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड होती है। यूजुअली अंडरग्राउंड इसलिए लिख दिया कि तुम भी जानते हो जो राइजोफोरा पढ़ते थे, जो दलदली इलाकों में मार्सी सॉइल में उगते थे, उनकी जो न्यूमेटोफोर्स होती है, सांस लेने वाली जड़ें होती है, वो उल्टा होती है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अर्थात हवा में आ जाती है। तो ज्यादातर, लेकिन ये बायो बायो है, एक्सेप्शन चलेगा, लेकिन हम कहें ज्यादातर जड़ ऐसी ही होती है। और मजे की बात है कि रूट और स्टेम, जैसे आलू भी जमीन के अंदर है, ज्यादातर प्लांट की जड़ें रूट भी अंडरग्राउंड होती हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो पोटैटो है वो रूट है, अंडरग्राउंड रूट है, या अंडरग्राउंड स्टेम है? तो हम तुम्हें बताएंगे, जब भी हम लोग स्टेम देखते हैं, स्पेशली गन्ना को देखा हो, जगह जगह पर गांठें होती है, नोड और इंटरनोड होती है, और जहां पर नोड होती है वही लीव्स होती है, लीव्स के एक्साइल में बड हो सकती है। तो रूट पर ये सब नहीं होता है, तो रूट पे नहीं होता है। या मेजर डिफरेंस है ये बिटवीन रूट और स्टेम, क्या? दे लैक्स नोड, इंटरनोड, है ना, नोड और इंटरनोड। और जब नोड इंटरनोड नहीं है तो हम कह सकते हैं लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सब भी नहीं होगा। ये सब नहीं। तो इस तरह से रूट पर ये सब नहीं पाया जाता है। यही मेजर डिफरेंस है। इतने सारे पॉइंट ना बोल पाओ तो एक तो जरूर याद रखना, रूट पे नोड इंटरनोड नहीं पाया जाती। अब ये कैसे बनी है? क्या प्लम्यूल के डायरेक्ट ग्रोथ से बनी है? तो हम बताएंगे, इसी के आधार पर हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि रूट दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जैसा कि अभी हमने ये जो डायग्राम तुम्हें बना के दिखाया, ठीक? क्या किया इसमें हमने कि इसी आधार पर हम तुम्हें रूट दो प्रकार की बताएंगे। कौन कौन से दो प्रकार के बताएंगे? एक तो बताएंगे टैप रूट सिस्टम,
और ऐसे ही एक बताएंगे अभी, फाइब्रस रूट सिस्टम। ऐसे दो प्रकार के रूट्स पढ़ाएंगे। टैप रूट सिस्टम की यही पहचान है। क्या होता है इसमें कि सबसे पहले रेडिकल, और रेडिकल से जो बनती है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट पर डिफरेंट ऑर्डर की लेटरल रूट्स निकलती हैं। डिफरेंट ऑर्डर इसलिए कहा कि जो प्राइमरी रूट से निकलती हैं या उससे निकलती हैं वो सब लेटरल रूट तो है ही, लेकिन इनको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर की लेटरल रूट अर्थात सेकेंडरी रूट। और जो तीसरे नंबर पर निकली उनको टर्शियरी रूट या सेकेंड ऑर्डर की लेटरल रूट। और इन्हीं सभी को मिलाकर प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस को मिलाकर कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो हम तुम्हें बताएंगे ये जो टैप रूट सिस्टम होता है ये डाइकॉट का लक्षण होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट, ठीक, सभी में ऐसा होता है। क्या हुआ, रेडिकल, रेडिकल से क्या निकला, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से क्या निकली, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। और इन्हीं सबको मिला दे तो बन जाता है ये टैप रूट सिस्टम। और हम तुमसे बोले कि भाई हमें कोई एग्जाम्पल बताए, तो एग्जाम्पल जो भी डाइकॉट लिखेंगे वही बेस्ट एग्जाम्पल होगा, है कि नहीं। तो थोड़ा खिसका ले। तो एग्जाम्पल है कोई भी डाइकॉट हो सकता है। हमने लिख दिया मान लो सरसों का पौधा, क्या कहते हैं, मस्टर्ड प्लांट, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहां तक की बात तुम्हें समझ में आई। अब बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम किसको कहते हैं। देखो कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ प्लांट में क्या होता है, कुछ में क्या, इन मोनोकॉट्स कह दें, इन मोनोकॉट्स अभी बना के दिखाते हैं। इन मोनोकॉट्स, ठीक। क्या होता है, जो रेडिकल से रूट निकली, मान लो हमने जमीन में वही सीड जर्मिनेट हुआ। अब चूंकि हम यहां पर ग्राम की तरह चना की तरह नहीं बनाएंगे, और मान लो सीड जर्मिनेट हुआ तो ये तो हो गया उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उस पर लगा है मान लो कॉटलीडन, मोनोकॉट होते हैं, सिंगल कॉटलीडन होता है। अब यहां पर भी बात वही है कि इधर है रेडिकल और इधर है प्लिम्यूल। रेडिकल के डेवलपमेंट से जो रूट बनी वो क्या कहलाती थी, प्राइमरी रूट कहलाती थी। और प्लिम्यूल से ऐसे स्टेम बन जाएगा। दिक्कत यहां ये आती है कि जो रेडिकल के डेवलपमेंट से या रेडिकल में सेल डिवीजन से जो रूट डेवलप हुई, जिसको प्राइमरी रूट कहना चाहिए था, वो होती है बेसिकली यहां शॉर्ट लिव्ड। ये वाली जो प्राइमरी रूट बनती है ये नष्ट हो जाती है। अच्छा तुम भी जानते थे स्टेम की सबसे बड़ी करेक्टर होता था कि उस पर नोड इंटरनोड पाई जाती थी। तो अब क्या होता है, जब प्राइमरी रूट नष्ट हो गई तो इसी स्टेम के बेस से कह दो या बेसल नोड से कह दो, यहां से ऐसी धागे नुमा जड़ें निकलती बहुत सारी। ये फाइबर माने रेशा होता है, धागा होता है। तो इस तरह से ये जो रूट सिस्टम होता है इसको कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। करेक्टर होता है मोनोकॉट का। तो इस तरह से हम तुम्हें यही बताने जा रहे थे कि इन मोनोकॉट्स, ठीक है ना, क्या हुआ मोनोकॉट्स में कि टैप जो प्राइमरी रूट्स होती है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक, वो तो नष्ट हो जाती है। तो फिर अब क्या हुआ,
मैनी फाइब्रस रूट्स arise from base of stem, बेस ऑफ स्टेम, यहां से बनता है। फाइब्रस रूट कहां से बनती है भाई? तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेस ऑफ स्टेम से, ठीक है। और इसी तरह के रूट सिस्टम को कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और हम तुम्हें बताएंगे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कौन है भैया बेस्ट एग्जाम्पल? तो तुम कहोगे वही होगा जो कोई मोनोकॉट होगा। चलो हम बोले दे रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मान लो कोई भी मोनोकॉट लिख दो, गलत थोड़ी हो जाएगा। व्हीट प्लांट लिख दिया, गेहूं का पौधा। तो इस तरह से हमने तुम्हें दो प्रकार का रूट सिस्टम बताया। अब एक गजब की बात बताएं, कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स क्या होता है कि रूट रेडिकल के अलावा अन्यत्र कहीं से निकलती है। जैसे एक दो पहले हम समझा दे तब बता दें। जैसे तुमने कभी दूब घास का पौधा देखा, अच्छा खासा ऐसे पौधा जमीन पे उगा, है ना? समझाने के लिए ऐसे मान लो ये है उसकी रूट्स। अच्छा स्टेम, बड़ी खास बात होती है नोड इंटर नोड होना। दो घास के पौधे पर हमने क्या देखा कि नोड जहां पर है वहां पर लीफ तो निकली है, लेकिन हो सकता है ऐसी नहीं होती, लीफ डाइकॉट जैसी लग रही, लेकिन भाई हाथ है जैसा बना पाए। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे यहीं से नीचे की तरफ यहां रेशेदार जड़ें निकलती हैं। अब तुम्हें क्या लगता है ये क्या बेस ऑफ स्टेम से निकल रही है क्या? तुम्हें क्या लगता है ये रेडिकल से बनी होगी क्या? चलो अच्छा और एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। जैसे तुमने कभी मान लो मक्का का पौधा देखा हो, गन्ने का, शुगर केन का पौधा देखा हो। हमने देखा कि शुगर केन का जो प्लांट होता है, ठीक है, या मेज प्लांट होता है, उनपे ऐसे स्पष्ट नोड इंटरनोड दिखाई पड़ती है। लेकिन मक्का का पौधा हो चाहे शुगर केन का, क्या होता है इन पे, ये लोअर 2 और 3 नोड से, यहां से ऐसे ऐसे कुछ फाइब्रस रूट निकलती रेशेदार, जो इस प्लांट को सहारा देती, सपोर्ट देती, जिससे ये बेंड ना हो जाए, गिर ना जाए, बेंड नहीं बल्कि टूट के गिर ना जाए। इसी तरह तुमने अगर कभी बरगद का पौधा देखा हो, वैसे तो डाइकॉट प्लांट है, तो उसमें एक मेजर ट्रंक बनता है, खूब बड़ा सा ट्रंक बनता है बरगद के पौधे में। और फिर हम तो बताएं उसमें तमाम ब्रांचेज भी निकलती हैं, ठीक, ऐसे निकलती होंगी। लेकिन ये जो ब्रांचेज होती हैं, अब लीफ एक एक करके बनाए बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसी खूब सारी लीफ बनाती है मान लो बरगद के पौधे, ठीक। फिर क्या होता है, ये भारी भरकम ब्रांचेज निकलती हैं, इन्हीं ये ब्रांचेज से कुछ ब्रांचेज ऐसे जमीन में लटकने लगती है, धीरे धीरे ग्रो करते हुए एक दिन जमीन में घुस जाती है। पहले से लटकना शुरू होती है और ग्रो करते करते जमीन में घुस जाती है, और इस तरह से पौधे को सहारा देने लगती हैं। तो ये जो रूट्स हैं ये, या इसमें ये वाली जो रूट्स हैं, या इनमें ये वाली जो रूट्स हैं, ये सब ओरिजिनल टाइप की रूट्स नहीं है, ये सब रेडिकल से बनने वाली रूट नहीं है, कहीं और से बनती हैं। और इस तरह की रूट्स को हम बताएं, कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। किसको कहते हैं? देखो, एडवेंटिशियस रूट किसको कहते हैं? रूट्स that arise from
फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य पार्ट से जो जड़ें एराइज होती हैं उन्हीं को कहते हैं ऐसी रूट्स। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं यही। ऐसा सभी में नहीं होता, कुछ पौधों में होता है। हम तो तुम्हें 2 ही 3 बताए, वरना जैसे पहले ब्रायोफिल्लम और बिग्नोनिया पढ़ाए जाते थे, उनकी लीफ से, लीफ के मार्जिन से रूट्स निकल आती थी। तो मेन एग्जाम्पल है जैसे ग्रासेस, या कह दें मॉन्स, हम वही एग्जाम्पल लिखेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है ना, या फिर कह दें है ना, इस तरह से। ये हमने तुम्हें बताया। तो रूट इतने प्रकार की होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है, टैप रूट और मेनली 2 ही प्रकार होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। लेकिन इनके अलावा कुछ एक्सेप्शन टाइप की होती है जिनको कहते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स, जो अदर देन रेडिकल से बनती है। 3 एग्जाम्पल दिखाए। चलते चलते हम तुम्हें थोड़ा सा ये और बता दें कि चलो रूट कोई भी हो, उसके पार्ट कितने होते हैं, है ना। एक रूट के पार्ट कितने होते हैं, या पार्ट डाल दें, या जोन डाल दें, या रीजन डाल दें। रीजन कितने होते हैं? रीजन। तो तुमने देखा होगा कि मान लो ये है कोई प्लांट, ये है इसकी। थोड़ा सा इसको हम एक बार फिर से बना लें। ये है मान लो कोई रूट। ये जो डायग्राम हमने ध्यान में रखते हुए बनाया है, ये तुम्हें प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में मिलेगा। ऊपर की तरफ स्टेम है, ठीक। चलो, रूट चाहे यहां पढ़ा दे चाहे वहां पढ़ा दे, एक ही बात है। हम तुम्हें दिखाएंगे कि किसी भी रूट में, पहले तो ये जानो कि अगर हम रूट की स्टडी करना चाहेंगे तो हम लोग पहले इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। तो जो सबसे नीचे की चीजें होंगी वो कहलाएंगी डिस्टल, हिंदी में कहते हैं दूरस्थ, सबसे दूर का इलाका। और जो इधर की तरफ जमीन की तरफ होगी वो पार्ट या वो रीजन कहलाएगा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल माने होता है समीपस्थ, समीप वाला, नजदीक वाला। तो ऐसे 3 जोन बताएंगे अभी हम। हाँ, हालांकि हम तो बताएंगे कि सबसे निचला अर्थात दूर वाला पोर्शन होता है डिस्टल। रूट में यहां पर बार बार जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, इन सेल्स में डिवीजन की क्षमता होती है। तो हम तुम्हें बताएंगे इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टम। क्या कहते हैं इसको? रीजन ऑफ मेरिस्टम। 2 4 बातें इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, ये पूरी रूट का सबसे दूर वाला पार्ट होता है। फार्थेस्ट पार्ट ऑफ रूट है ये, डिस्टल पार्ट ऑफ रूट है ये। चलो डिस्टल लिख दें क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में डिस्टल शब्द बोला गया। डिस्टल पार्ट ऑफ रूट, ठीक। एक तो डिस्टल पार्ट है। दूसरी बात क्या है? इस जगह की जो सेल्स होती है
उनमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है। तो हम तुम्हें कहेंगे कि सेल्स ऑफ दिस रीजन आर इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन। एक्टिव स्टेट ऑफ सेल डिवीजन, यहां की सेल्स में लगातार सेल डिवीजन होता है। और हम तुम्हें बताया करते हैं कि देखो प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी होगी। मान लो जी कोई प्लांट सेल है, उसकी अभी हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बनाया, लेकिन तुम भी जानते थे कि प्लांट सेल के ऊपर एक मजबूत सी, एक रिजिड सी सेल वॉल पाई जाती है। ऐसे थोड़ी सी दो शब्द बता दें, जब भी सेल वॉल बनाई जाती है, ठीक, जब भी सेल वॉल बनाई जाती है, मान लो हमने ये बनाई ऐसे, तो ये जो पहले नंबर पे बनाई इसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर से कोई केमिकल सिक्रीट हुआ और वो इस लेयर के नीचे डिपॉजिट हो गया, तो एक और लेयर बन जाती है। अच्छा तुम सोच बताओ, जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं, ये हम पहले नंबर पे बना रहे हैं कि दूसरे नंबर पे? जिसको बाद में बना रहे हैं, दूसरे नंबर बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। देख के बताओ, दोनों में से मोटी सी कौन से बनाई? ग्रीन कलर वाली, अर्थात सेकेंडरी सेल वॉल। तो जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, बताते प्राइमरी सेल वॉल नष्ट हो जाती है। जब भी हम लोग आम भाषा में सेल वॉल की बात करते हैं, ज्यादातर सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बोलते हैं, और ये थिक रिजिड होती है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल थिन और इलास्टिक जैसी होती है। वो किसी सेल की ग्रोथ में हिंड्रेंस नहीं पैदा करती प्राइमरी सेल वॉल। अब यहां की जो सेल हैं वो अभी बनी, फिर उनमें डिवीजन बनी, फिर डिवीजन बनी, फिर डिवीजन, तो ऐसा लगता है कोई बच्चा पैदा हुआ, उससे फिर बच्चा पैदा हुआ, उससे फिर बच्चा पैदा हुआ। तो तुम भी जानते हो जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनके सोल की स्किन भी, तलवे के पैर के सोल की स्किन भी हमारे गालों से भी ज्यादा मुलायम होती है, स्किन बड़ी थिन होती है। तो जो सेल बार बार डिवाइड होंगी, उनकी सेल में वॉल, सेल वॉल थिन होगी, थिक थिन होती है, क्योंकि उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही बन पाती है ना। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से, उनके चारों तरफ दोनों सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, ठीक है ना। तो सेल्स आर थिन वॉल्ड होती है। थिन वॉल्ड होती है। अच्छा एक बात हम तुमसे कहा करते हैं कि मान लो किसी के यहां पे गांठ निकल आए, डॉक्टर साहब जांच कराने गए, तो डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं, बायोप्सी ले करते हैं। वो कैसे जान जाते हैं कि ये गांठ साधारण है कि कैंसर है? एक्चुअली जितनी भी सेल्स जिनमें एक्टिव डिवीजन होता है या डिवीजन के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती हैं, उन सेल्स का न्यूक्लियस और एक सामान्य इसी जगह की सेल किसी हेल्दी इंसान की स्किन से ली होती है, इसी जगह से मान लो किसी पेशेंट की स्किन से सेल्स ली होती है। तो फिर जब दोनों की सेल में कंपेयर किया जाता है, तो हेल्दी ह्यूमन की तुलना में जिसके मरीज के गांठ थी, उसकी सेल्स में, यहां की सेल्स में न्यूक्लियस बड़ा और साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है। ये डिवाइडिंग सेल का कैरेक्टर होता है। तो सेल्स आर थिन वॉल्ड तो हैं, मजे की बात है, विद, ये बहुत अच्छी बात लिखने जा रहे हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये इनकी खास बात है। अगर तुम्हें ये वाले पॉइंट याद रह पाए, तो ये वाले पॉइंट जरूर याद रखना कि इनका न्यूक्लियस कैसा होता है। तो हम तुम्हें बताएंगे, डेंस होता है और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस और न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट। समझ पाए ना? ये इनकी बड़ी खास बात होती है।
चूंकि ये सेल थिन वॉल्ड होती है, जो बच्चा अभी बॉर्न हुआ है उसके पैर बड़े नाजुक होते हैं, जमीन पे चलेगा कंकड़ पत्थर चुभ जाएगा। किसान बेचारा जिंदगी भर नंगे पांव चलता रहता है तो उसके स्किन की या स्किन सोल की स्किन बड़ी थिक हो जाती है, जो हसिया से खुरपी से काम करते हैं यहाँ पर गांठें से पड़ जाती है, पैर की क्या दशा होती होगी। तो चूंकि सेल्स बड़ी यहाँ की नाजुक है, थिनवाल्ड है, जब ये सॉइल पार्टिकल को पेनिट्रेट करती हुई, भेदती हुई जमीन के अंदर जाएंगे, मान लो ये सॉइल पार्टिकल है, मिट्टी है, तो सॉइल पार्टिकल को पेनिट्रेट करते हुए जब ये जमीन के अंदर जाएंगी तो घर्षण के चक्कर में कहीं सेल्स डैमेज ना हो जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया, इसको कवर कर दिया, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर द्वारा मेरिस्टम, जोन ऑफ मेरिस्टम को ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया, और इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं रूट कैप, है ना। तो हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि ये जो रीजन होता है, जोन ऑफ मेरिस्टम, है ना, या कह सकते हैं रूट अपेक्स remain protected by a thimble like structure called रूट कैप। समझ पाए ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि रूट कैप का मुख्य काम होता है, जब ये रूट सॉइल पार्टिकल को, सॉइल को पेनिट्रेट करते हुए जमीन के अंदर जाती है, उस समय घर्षण से, फ्रिक्शन से, या कह सकते हो मैकेनिकल डैमेज से नाजुक सी सेल्स को प्रोटेक्ट करना। तो पहला रीजन तो हमने तुम्हें ये बताया, जोन ऑफ मेरिस्टम। दूसरा कौन सा होता है भाई, देखो दूसरा जोन होता है ना, दूसरा जोन होता है जिसको कहते हैं नंबर 2, दूसरा जोन है ये वाला, जिसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या मतलब होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो हम तुम्हें बताएं, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये डायग्राम पहले थोड़ा छोटे कर लें तो समझाना थोड़ा सा हम लोग को आसान हो जाएगा। ये दोनों डायग्राम छोटे कर लें थोड़े से। देखो दूसरा रीजन कौन सा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एक्चुअली क्या मतलब होता है, तुम भी जानते हो कि प्लांट सेल में एक वैक्यूल होती है, थोड़ा सा इसी को चलो बड़ा करके दिखा देते हैं। मान लो एक सेल थी, है ना, और इस सेल में होगी एक वैक्यूल, अंदर बना दी बड़ी सी वैक्यूल। अब सोच के देखो, अगर इस सेल को पानी में रख दे तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, इस वैक्यूल में जाएगा, और जैसे जैसे वैक्यूल में पानी जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये वैक्यूल फूलेगी, वैक्यूल अगर फूलेगी तो वो आसपास के साइटोप्लाज्म पर दबाव डालेगी,
जिसकी वजह से इस सेल मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ एक प्रेशर लगेगा, तो ओवरऑल सेल का साइज, सेल एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। कहा था कि जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें सेकेंडरी सेल वाल अर्थात रिजिड वाली वाल होती नहीं, तो उनके एक्सपेंशन में कोई रुकावट पैदा नहीं, सिर्फ नाजुक सी लचीली सी प्राइमरी सेल वाली होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होकर पीछे आती हैं, ऐसा लगता है ये सेल गुब्बारे की तरह फूलना शुरू कर देती हैं, लंबी होना शुरू कर देती हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। समझ में ना? तो इस तरह से हम तुमसे कहेंगे दिस इज द रीजन proximal to region of meristem. मेरिस्टम उस है ना। और हम तुम्हें बताएंगे कि रूट में लंबाई तो इसकी वजह से भी बढ़ती है, जितनी ज्यादा सेल न्यू सेल्स बनेगी उतनी ज्यादा रूट में ग्रोथ होगी। किसी भी रूट में लंबाई तो इसकी वजह से भी बढ़ती है, जितनी ज्यादा सेल्स गुब्बारे की तरह फूलेंगी रूट का साइज उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम तुम्हें बताएंगे रूट ग्रो मैक्सिमम ड्यू टू दिस रीजन। किसी भी रूट में मैक्सिमम ग्रोथ इसी रीजन की वजह से होती है। इसके बाद एक और रीजन होता है, और जो थर्ड रीजन होता है और लास्ट रीजन भी है, इसको कहते हैं जोन का, रूट का, चाहे रीजन कह दो चाहे जोन कह दो, हमारी जोन कहने की आदत है। इसको कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन एक्चुअली जो ये आखिरी पोर्शन है जी, आखिरी, यहां तक सेल आते आते किसी दिन जब हम तुम्हें रूट का डायग्राम दिखाएंगे तो बताएंगे कि बीच में मेड्यूला या पिथ होता होगा, जब क्रॉस सेक्शन पढ़ा के दिखाएंगे। उसके बाहर हम तुम्हें बताएंगे कभी कभी इंडोडर्मिस होती है, ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तब बैरल सेप्ट सेल्स की। उसके बाहर हम तुम्हें कभी बताएंगे कॉर्टिकल सेल्स होती, कॉर्टेक्स की सेल होती है। फिर सबसे अंत में बताएंगे राइजोडर्मिस की सेल्स होती हैं, अर्थात रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये अलग बात है कि इन्हीं राइजोडर्मिस सेल्स में अगर उंगली धसा दें तो ऐसा लगता है ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकल आती है, जिनको कहा करेंगे रूट हेयर। और तुम भी जानते हो जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो पार्ट है, पहला पॉइंट तो ये, इट इज द रीजन proximal to region of elongation, रीजन ऑफ, उससे पास में ही है तो ये सबसे प्रॉक्सिमल, ये उससे दूर, ये लास्ट पार्ट होता था। और हम तुमसे बताएंगे, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम बॉर्न हुए होंगे 1 साल 2 साल 12 साल 14 साल के हुए होंगे, हम तुम्हें किसी दिन बताएंगे हम लोग जब 16 साल की उम्र पे होते हैं तो हमारी लंबाई सबसे तेज बढ़ती है,
कई बार देखा हो कोई बच्चा क्लास 8th तक 9th तक 10th तक पढ़ता है, तब तक उसको टिंगू टिंगू कहते हैं, और जैसे ही हाई स्कूल पार किया एकदम लंबू जी बन जाता है। 16 साल की उम्र पे हमारी सबसे ज्यादा लंबाई बढ़ती है। ऐसा नहीं बॉर्न हुए तब से लंबाई नहीं बढ़ रही थी, लंबाई बढ़ने की जो स्पीड थी, रेट थी, वो सबसे ज्यादा 16 साल की उम्र पर होती है। इसके बाद भी थोड़ी बहुत लंबाई बढ़ती रहती है। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बाद लगभग लगभग लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो माना कि किसी सेल का साइज यहां पर बहुत तेज बढ़ा, साइज बहुत एक्सपेंशन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे अर्थात इस जोन तक आते आते सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहां आते आते ऐसा लगता है सेल 21 साल की हो गई, मैक्सिमम हाइट है, जैसे हमने अटेंड कर ली। तो यहां पर सेल का साइज सबसे बड़ा होता है, यहां पर सेल का साइज बढ़ने की रेट ज्यादा होती है। तो हम तुमसे कहना चाहते हैं सेल्स अटेन मैक्सिमम साइज इन दिस रीजन। यहां तक आते हैं, ठीक। दूसरी बात सुनो, सेल अपने अपने आप को एडाप्ट कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, डिफरेंशिएट कर लेती है ना। नाउ cells get differentiated according to their function। इसलिए इसको कभी कभी जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, और इसी को कभी कभी जोन ऑफ रूट हेयर भी कहते हैं। चाहो तो जोन ऑफ मैचुरेशन कह दो, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन कह दो, जोन ऑफ रूट हेयर कह दो, और हम तुम्हें बताएंगे कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन भी यही, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जहां जितना सरफेस एरिया वहां उतना ही ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमने तुम्हें अभी इतनी बातें बताई कि एक रूट क्या होती है और उसका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा इसलिए कर दिया कि साफ साफ तुम्हें थोड़ा दूर से दिखाई दे, एक बार देख लो और फिर हम लोग आगे बढ़े। ये हमने तो बात बताई थी। चलो इसको भी थोड़ा सा दूर कर दें। तो हालांकि लिखा हुआ लिखते समय तुम पढ़ चुके थे, तो थोड़ा छोटा कर दिया, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये है रूट के इतने सारे जोन। थोड़ी सी एक रूट जब पढ़ा ही रहे तो देखें रूट का सबसे मेन काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तमाम फंक्शन होते क्या बताएं। हम्म? जैसे मान लो ये कोई, अभी तो तुमने सुना था भाई, ये कोई प्लांट है और हमने तुमसे कहा था ये उसकी मान लो जड़ है, इसमें रूट हेयर है ना। रूट का एक बड़ा काम तो यही होता है कि पौधे को जमीन में सीधा खड़ा रखना, है ना। तो पहला फंक्शन तो यही हुआ। साथ ही साथ रूट जमीन से क्या एब्जॉर्ब करेगी, वाटर, साथ साथ पानी में घुले हुए मिनरल्स। तो कहते तुम रूट क्या करती है, एक फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड
मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, और क्या फंक्शन हुआ? दूसरा जो फंक्शन होता है पौधे को सीधा खड़ा रखना। एंकरेज टू द प्लांट, है ना? और क्या करता है तीसरा, हम तो बताएं। जैसे तुमने पोटैटो देखा, आलू, वो जमीन के अंदर होता है मगर वो है स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। लेकिन इसी की बहन है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको कहते हैं। लगभग लगभग दिखने में एक जैसे हैं, बड़ा अंतर ये है, आलू मॉडिफाइड स्टेम है और स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है। अच्छा, हमारी तोंद क्यों निकल आई? क्योंकि इसमें भोजन भरा है, फैट भरा। तो वैसे ही आलू गोल मटोल हो गया, शकरकंदी स्पिंडल शेप्ड हो गई, क्योंकि उनके अंदर फूड भरा और उसी फूड को हम लोग खाते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे कि रूट का एक काम यह भी हो सकता है, स्टोरेज ऑफ फूड। और क्या फंक्शन हो सकता है? जिस दिन फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन पढ़ाएंगे, ऑक्सिन, जिबरलिन, उस दिन बताएंगे कि जैसे ऑक्सिन है वो यहां बनता है, यहां की सेल्स में। ये अलग बात है कि असर दिखाता है स्टेम में। इसी तरह ऑक्सिन यहां पर भी बनता है, यहां की सेल्स में, वो ग्रोथ पर असर डालता है रूट की। तो हम तुम्हें बताएंगे कि ये भी कर सकती हैं रूट, क्या? सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कह दो चाहे रेगुलेटर्स कह दो, फर्क नहीं पड़ जाता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना? ऐसे तो इतने सारे काम होते हैं किसी रूट के। तो आज हम लोगों ने रूट के बारे में देखा, दो शब्द फटाफट जो कुछ पढ़ाया फटाफट, कि हमने कहा था मार्फोलॉजी माने होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, हिंदी में कहें बाह्य संरचना के अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते थे। कहा था कि घास फूस धनिया पुदीना कहाँ, नींबू और मेहंदी का पौधा, यूकेलिप्टस और मान लो किसी आम का पौधा, इनकी जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है अलग अलग होती है। मतलब मार्फोलॉजी में ये ग्रेट वेरिएशन दर्शाते हैं, बावजूद इसके सभी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट होते हैं। अलग बात है कि किसी भी प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो जमीन के अंदर पार्ट होता है, जैसे रूट और उसकी ब्रांचेज, उनको मिला के हमने रूट सिस्टम कहा था। और जितना एरियल पार्ट, जमीन के ऊपर का पार्ट होता था, जिसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स आते थे, उनको सबको मिला के हमने सूट सिस्टम कहा था। बात कही थी कि चलो एक एक करके सारे पार्ट पढ़ेंगे। आज पहले हमने रूट सिस्टम के बारे में बात की। रूट जो होता है डिसेंडिंग या कह सकते हो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट होता है, जो कि यूजली नॉन ग्रीन होती हैं। और हमने कहा था इन पे रूट और अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रूट पर कभी नोड इंटरनोड नहीं पाई जाती है। जब नोड इंटरनोड नहीं है तो बड और लीव्स भी नहीं हो सकती हैं। साथ ही साथ हमने ये कहा था कि अब रूट कहां से आई है। अगर जो रेडिकल के सेल डिवीजन से बनी है तो उससे बनी रूट को प्राइमरी रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट पे डिफरेंट ऑर्डर की लेटरल रूट हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले निकलेगी उनको फर्स्ट ऑर्डर की लेटरल रूट अर्थात सेकेंडरी रूट, उनके ऊपर निकलेंगी सेकेंड ऑर्डर की लेटरल रूट अर्थात टर्शियरी रूट कहेंगे। और इन्हीं सभी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट को मिला के टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार की रूट्स होना ये डाइकॉट का करेक्टर होता है। बेस्ट एग्जांपल हमने तुम्हें मस्टर्ड का बताया था। कभी कभी ये भी कहा था कि मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जो रेडिकल से रूट बनती है अर्थात प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी नष्ट हो जाती है, फिर स्टेम के बेस से धागा नुमा तमाम सारी जड़ें निकलती हैं और उन सबको मिला के फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। मोनोकॉट का करेक्टर होता है। बेस्ट एग्जांपल हमने वीट लिखाया था। फिर नेक्स्ट पेज पर एक नई हेडिंग पढ़ाई थी, कभी कभी रेडिकल के बजाय किसी अन्यत्र जगह से रूट्स निकल आती हैं, उन रूट्स को हमने एडवेंटिशियस रूट्स कहा था। ऐसा हमने तुम्हें ग्रासेस में, स्पेशली दूब घास में बना के दिखाई थी, बरगद में अर्थात बैनियन ट्री में बना के दिखाई थी, और साथ साथ हमने तुम्हें शुगर केन मेज में जो नीचे की 2 और 3 नोट्स है जिनको हमारे जमाने में स्टिल्ट रूट कहते थे, तो ये हमने तमाम अदर देन रेडिकल से बनने वाली रूट को एडवेंटिशियस रूट करके पढ़ाया था। इसके बाद हमने तुम्हें रूट के 3 जोन बताए।
नंबर 1 जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ इलांगेशन, नंबर 3 जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन को तमाम नामों से बुलाया जाता है, उसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ रूट हेयर कह सकते हो। फिर चलते चलते बताना मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कौन सा जोन करेगा, जोन ऑफ रूट हेयर। मैक्सिमम ग्रोथ कौन दर्शाएगा, जोन ऑफ इलांगेशन। एक्टिव सेल डिवीजन कहाँ होगा, जोन ऑफ मेरिस्टम पे। कहाँ की सेल सबसे नाजुक होंगी, जोन ऑफ मेरिस्टम की। तो क्या इनको कैप से सुरक्षा दे दें, हाँ। उस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, रूट कैप, जिसका मुख्य काम होता था सॉइल को पेनिट्रेट करते समय नाजुक सी सेल्स को घर्षण से सुरक्षा देना ना। अब हमने तुमसे ये भी कहा था कि रूट के तीनों जोन बताने के बाद थोड़ी से 4 शब्द बोले थे फंक्शन के बारे में, कि एक फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा होता है पौधे को सीधा खड़ा रखना अर्थात एंकरेज टू द प्लांट, नंबर तीसरा होता था स्टोरेज ऑफ फूड, नंबर 4 होता था सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आज हम लोगों ने रूट के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेम के जिक्र करेंगे, ठीक है ना। चलो।